नमस्कार, आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर का मैप आधा, मच गया बवाल। बीजेपी बोली ये नई मुस्लिम लीग। बीजेपी को मिला 3 गुना चंदा, कांग्रेस समाजवादी को भी मिली अच्छी फंडिंग। मोहन भागवत के बाद आरएसएस की पत्रिका के लेख को लेकर बोली बदलता करार, कहा ये उनके दो मुहेपन की सच्चाई। दिल्ली की सीएम आतिशी का दावा, कहा कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही बीजेपी, अजय माकन पर हो एक्शन। महाकुंभ 2025 से पहले संतों ने लगाए विवादित पोस्ट, हिंदुओं से की एक होने की अपील। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद बिगड़े हालात, तालिबान ने पाकिस्तान को दी धमकी, कहा बदला जरूर लेंगे। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन में पोस्टर पर लगे भारत के नक्शे को लेकर देश भर में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पोस्टर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर कहा है कि बेलगावी कार्यक्रम में कांग्रेस ने अपने सभी होल्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा लगाया। उस पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित अन्य लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान के इस पावन अवसर पर वीर बाल दिवस मना रहा है। बाल दिवस यह देश पहले भी मनाता रहा, परंतु प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस यानी जो भारत के शौर्य का प्रतीक है उसे मनाने की घोषणा की थी और आज पूरा देश उत्साह के साथ, गरिमा के साथ उस बलिदान को याद कर रहा है। परंतु इसी अवसर पर एक दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज ना आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां। दिसंबर 2017 में नेताओं के मुकदमों की सुनवाई के लिए देश में एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। तब से अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में 100 से ज़्यादा मामलों में सज़ा सुनाई जा चुकी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से आजम खान, इरफान सोलंकी और अनंत सिंह जैसे नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की फास्ट ट्रैक कोर्ट नेताओं के खिलाफ फैसला सुनाने में सबसे आगे है। पिछले 7 सालों में यहां 50 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है। औसतन देखा जाए तो हर साल 7 मामले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा 50 केस निपटाए गए हैं। यह आंकड़ा केंद्रीय न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय को दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक यूपी में एमपी एमएलए के लिए एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसमें 50 मामलों में फैसला आ चुका है। यूपी एमपी एमएलए कोर्ट की वजह से आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी और विक्रम सैनी जैसे कद्दावर नेताओं की सदस्यता हाल में ही गई है। इनमें आजम, अब्दुल्ला और इरफान समाजवादी पार्टी के तो विक्रम सैनी भाजपा के नेता हैं। हालांकि यूपी की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में करीब 1137 केस अभी भी पेंडिंग हैं। ये आंकड़े भी देश के किसी राज्यों में सबसे ज्यादा हैं। माननीय के खिलाफ फैसला देने में कर्नाटका का स्थान दूसरा है। कर्नाटका में अब तक 28 मामलों में फैसला आ चुका है। यूपी के बाद नेताओं के खिलाफ फैसला सुनाने में कर्नाटका की एमपी एमएलए कोर्ट दूसरे नंबर पर है। कर्नाटका एमपी एमएलए कोर्ट में जिन नेताओं के खिलाफ फैसला आया है उनमें कर्नाटका कांग्रेस के एक विधायक सतीश सैल, पूर्व मंत्री जीडी शेखर, पूर्व विधायक एमपी
कुमारस्वामी, मंत्री ईश्वर बंगरप्पा का नाम शामिल है। अक्टूबर 2024 तक कर्नाटका की MP MLA कोर्ट में कुल 244 मामले पेंडिंग थे। नेताओं के खिलाफ फैसला सुनाने में महाराष्ट्र की MP MLA की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र में अब तक 13 मामले में कोर्ट का फैसला आया है। महाराष्ट्र में MP MLA की एक स्पेशल कोर्ट है। 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के फंड में बढ़ोतरी देखी गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी को इस साल लगभग 2244 करोड़ रुपए मिले, जो कि पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 288.9 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जो 2022-23 के मुकाबले ज्यादा हैं। ये आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ये दर्शाता है कि दोनों प्रमुख दलों के लिए फंड एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के 723.6 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है, जबकि कांग्रेस को इसी ट्रस्ट से 156.4 करोड़ रुपए का योगदान हासिल हुआ है। इसका मतलब यह है कि 2023-24 में भाजपा के कुल फंड का 1/3 और कांग्रेस के फंड का आधे से ज्यादा हिस्सा इस ट्रस्ट में आया है। ये ट्रस्ट देश की प्रमुख कंपनियों से फंड इकट्ठा करता है, जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट, आलसेलर मित्तल और भारतीय एयरटेल। चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले फंड भाजपा और कांग्रेस की घोषित दान राशि में शामिल किया गया है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड की जानकारी केवल एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को दी जाती है। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक दलों के लिए फंड इकट्ठा करने का मुख्य स्रोत अब सीधे ट्रस्ट के माध्यम से हो गया है। कुछ क्षेत्रीय दलों ने स्वेच्छा से चुनावी बॉन्ड से इकट्ठी राशि की घोषणा की है। BRS को 495 करोड़ रुपए का, DMK को 60 करोड़ रुपए और YSR कांग्रेस को 121.5 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा JMM ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 11.5 करोड़ रुपए का फंड हासिल किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 31वें दिन जारी है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच पंजाब कैबिनेट मंत्रियों के मंडल ने डल्लेवाल से मुलाकात की, जिसमें मंत्रियों की तरफ से अनशन खत्म करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि अगर अनशन आप खत्म नहीं करना चाहते तो कम से कम आप ड्रिप के माध्यम से मेडिकल ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य उचित बना रहेगा। हालांकि डल्लेवाल ने इस निवेदन को पूरी तरह से ठुकरा दिया और पंजाब सरकार के मंत्रियों के डेलीगेशन को खरी खोटी सुनाई। डल्लेवाल ने मंत्रियों के डेलीगेशन को कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ऐसे में पंजाब की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आप केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके पंजाब सरकार की ओर से हमारी मांगों को लेकर उचित तरीके से मध्यस्थता करने का प्रयास करें, ताकि कल को कोई पंजाब सरकार पर सवाल खड़े न कर सके कि इस दौरान पंजाब सरकार क्या कर रही थी। डल्लेवाल ने कहा कि आपको जनता ने बदलाव के लिए चुना है और हमारी लड़ाई भले ही केंद्र सरकार से है, लेकिन पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री हमारी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके मध्यस्थता जरूर कर सकते हैं। इसी बीच डल्लेवाल ने साफ कर दिया है कि उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। डल्लेवाल ने पंजाब के मंत्रियों से कहा है कि सरकार को अपनी चिंता करने के बजाय किसानों की चिंता करनी चाहिए। केंद्र और हमारे बीच मध्यस्थता के लिए अन्य NDA दलों से मुलाकात कर बातचीत करनी चाहिए, जिससे हमारी और केंद्र के बीच मध्यस्थता हो सके। किसान नेताओं ने पंजाब बंद की तैयारी को लेकर भी बयान दिया है। 30 दिसंबर के पंजाब बंद के कार्यक्रम को लेकर खनौरी मोर्चे पर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संगठनों, यूनियनों की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बंद की पुख्ता रणनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने हाल में ही कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि वो इस तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद RSS से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर्स ने अपने लेख में लिखा था कि विवादित स्थलों का वास्तविक इतिहास जानना जरूरी है। इसके बाद से देश में राजनीतिक पारा चढ़ गया था। इसी बीच CPIM नेता वृंदा करात ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान और RSS से जुड़ी मैगजीन की कवर स्टोरी पर CPIM नेता वृंदा करात ने कहा कि वास्तव में RSS के दोमुंहेपन की सच्चाई को उजागर कर रहा है। ये वास्तव में सिर्फ पाखंड की ओर इशारा कर रहा है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत अपनी चिंताओं के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे नहीं उठना चाहिए और RSS का आधिकारिक मुखपत्र इसके विपरीत कह रहा है, जो पूरी तरह से भारत की सर्वोच्च अदालत के खिलाफ है। RSS हमेशा संविधान
पाकिस्तान और भारत के लोगों की एकता के खिलाफ रहा है। पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला में भारत विश्व गुरु विषय पर बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसी दी जा रही है, ये जारी नहीं रह सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम सब एक साथ रह सकते हैं। दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों के मौलाना और मौज़िन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए 5 फिरोजशाह स्थित उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े कुल 250 इमाम और मौज़िन तनख्वाह को लेकर अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, जो पिछले 17 महीने से नहीं मिली है। महीने की सैलरी रुकी है। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। आगे की और कार्रवाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जगह जगह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी जुबानी जंग में कांग्रेस भी आक्रामक है। इस वजह से आप नेताओं में कांग्रेस के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। सूत्रों ने बताया कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने को लेकर दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी बातचीत करेगी। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के संयोजक पद पर अपना दावा किया था, तब कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने भी समर्थन किया था। हालांकि आप ने पत्ते नहीं खोले। अब दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है कि केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने पहुंचेगा। तो माताएं बहनें अपना रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हमेशा रहती है। वो नहीं चाहती कि वो सशक्त हों, मजबूत हों, उनके हाथ में कुछ पैसे आए। वो नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए बीजेपी विरोध कर रही है। इनसे कुछ होता नहीं, हम कुछ कर रहे हैं उसको करने देना चाहते नहीं। लेकिन मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, जितना भी चाहे तुम विरोध कर लो, 2100 रुपए महिला सम्मान की योजना केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके ही रहेंगे। आप जो चाहे विरोध कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। नई दिल्ली के किसी व्यक्ति, अरे सब दिल्ली में सारे लोगों को पता है, सब पैसे लेंगे चुनाव में, वोट केजरीवाल को देंगे। नई दिल्ली विधानसभा से जुड़े किसी शख्स ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर रही है, पुलिस कंप्लेंट की है प्रवेश वर्मा के खिलाफ। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि उनका काम कौन करेगा। अरविंद केजरीवाल। बिजली फ्री किया जिसने, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की, और 2100 रुपए की योजना भी महिला सम्मान की केजरीवाल जी लागू करेंगे। ये भरोसा है दिल्ली के लोगों का। पैसे बांटने को चुनाव के समय में सब पैसे बांटते हैं, अपना पैसे बांटेंगे भाजपा वाले, तो इसके लिए मशहूर हैं। वो पैसे ले लेगी जनता। कल जो पब्लिक नोटिस आया, लोगों को देखो, कांग्रेस हो या बीजेपी, जितना चाहे विरोध कर ले, महिला सम्मान योजना दिल्ली में लागू होगी केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। इसमें कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। जितनी ताकत कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगाना वो लगा ले। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही है। इसमें संदीप दीक्षित, फरहाद सोरी प्रमुख हैं, जिन्हें बीजेपी से करोड़ रुपए का फंड आ रहा है। अगर उन्हें लगता है कि हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा में गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा था, क्यों केजरीवाल से प्रचार कराया था। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी
आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब पुलिस की गाड़ी से नकदी दिल्ली आ रही है। साथ ही पंजाब पुलिस पर घर की जासूसी का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा संदीप दीक्षित ने कहा है कि आप कार्यकर्ताओं की ओर से कथित फर्जी योजना को लेकर महिलाओं से फॉर्म भरवाने की एलजी से शिकायत भी की है। देखिए, जो मैंने चिट्ठियां दी हैं उसकी डिटेल्स मैंने एलजी साहब से शेयर की है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़ी पेशेंटली सुना। स्वाभाविक है कि एलजी साहब हैं, गवर्नमेंट के हेड हैं, वो अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मैंने कंप्लेंट्स दी हैं उसको वो सीरियसली तहकीकात कराएंगे और अगर उनमें कुछ उनको साक्ष्य दिखता है तो फिर उसके बाद वो ही इज अश्योर्ड कि वो फुल एक्शन इस पे लेंगे। पहली चीज ये थी कि हमने कहा कि साहब इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या है ये, उन्होंने ये नहीं कहा क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली जो करेक्ट होगा। दूसरा, मैंने ये भी उनको बात बताई कि इस नाम पर फॉर्म भराए जा रहे हैं। जो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस नाम पर आप फॉर्म कैसे भरा सकते हैं, वो भी अपने में एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक और उसमें बात है कि 1-2 जगहों से हमको ये खबर आई कि उसमें कार्ड दिया गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और उसके ऊपर एक दस्तखत है उनके नाम के। वो दस्तखत मैंने जब उनके कुछ पुराने दस्तखत जो मैंने देखे थे, आपको याद होगा उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया था, उससे कंपेयर नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब महाकुंभ 2025 के आयोजन से पहले संगम के तट पर एक और विवाद सामने आया है। इस बार ये विवाद महाकुंभ के धार्मिक मेले से जुड़ा है, जहां संतों ने हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया है। मेला क्षेत्र में एक संत द्वारा लगाए गए एक होर्डिंग ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इस होर्डिंग में लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। इस होर्डिंग के नीचे जगत गुरु रामानंद्राचार्य नरेंद्राचार्य का नाम भी अंकित है। ये होर्डिंग कई स्लोगन से सजी हुई है। इनमें कुछ प्रमुख स्लोगन है, डरेंगे तो मरेंगे, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है और धर्मनिरपेक्ष देश में एक ऐसी छूट है। होर्डिंग के बैकग्राउंड में एक बंद मुट्ठी की छाया भी दिखाई दे रही है, जो इसे और अधिक विवादास्पद बनाती है। इसके साथ ही इस होर्डिंग में हिंदू समाज के एकजुट होने की अपील की गई है और ये भी लिखा गया है कि सनातन सात्विक है पर काया नहीं। ये होर्डिंग मेला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। खासकर इस लिहाज से महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में ऐसे विवादित संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं कुछ साधु संतों ने इस होर्डिंग का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस महाकुंभ के आयोजन से पहले कुछ साधु संतों ने गैर सनातनियों के मेला क्षेत्र में प्रवेश पर बैन लगाने की भी मांग की है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी समाप्त करने पर तुल गई है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सांसद पप्पू यादव पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर पहुंचे थे। पप्पू यादव ने कहा है कि जैसे अन्य सहयोगी दलों को बीजेपी ने समाप्त किया है, वैसे नीतीश कुमार को भी खत्म करेगी। एक सवाल के जवाब में ही उन्होंने कहा है कि नीतीश के साथ जो 4 चांडाल चौकड़ी है वो नीतीश को
गठबंधन में नहीं आने देंगे। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, क्या उम्मीद करिएगा? न्याय की उम्मीद बिहार में कहाँ होगी? बाबा साहब अम्बेडकर पर इतनी बात, आज उन्हीं के कारण, उन्हीं के संविधान और उनके विचारों के कारण ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर धरना दे रहे हैं। और कानून नाम की चीज डबल इंजन की सरकार है। एक तो रोजगार नहीं दिया, एक तो नौकरी नहीं दी। ये तो बीपीए एक 2 करोड़ का नौकरी का क्या हुआ? दूसरी तरफ आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं बाबा साहब का। तीसरी तरफ आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं, न रेलवे की न किसी चीजों की। कुछ वैकेंसी निकलती भी है कभी कभी, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, उस पर भी आप उसको बेचते हैं। उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन आउट हो जाता है, हर क्वेश्चन आउट होता है। आप इसको उठा करके देखिए ना, तो बच्चे का डिमांड है कि री एग्जामिनेशन। आप 12,000 एक पर आप 20,000 का मार्कशीट है, एक जगह आप कह रहे हो कि 4 तारीख को मैं री एग्जामिनेशन लूंगा। आधार वही है कि 4 मिनट लेट इनको क्वेश्चन मिला। सभी सेंटरों पर 18 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट लेट सेंटर मिला है। कहीं क्वेश्चन ले लिए गए हाथ से, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया। नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, जो सेम प्रैक्टिस कोचिंग का था, उसी क्वेश्चन को आप लेके वहां दे दिए। फिर 12,000 का जो आप लेंगे, सेम प्रैक्टिस में यदि आप एग्जाम ले रहे हैं तो 4 लाख बच्चे हमारे मर जाएंगे। तो ये अपने मरने के, अपने को जिंदा रखने के लिए तो लड़ेगा। इनके एग्जिस्टेंस और लाइफ का सवाल है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बिहार की राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टी के नेता लाठीचार्ज मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सहित कई नेताओं ने पुलिस के इस एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत हुआ है। नहीं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तेजस्वी जी भी गए थे, वो मांग क्या रहे हैं भाई? चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे आपसे। एविडेंस है कि कई जगह 50 मिनट 45 मिनट लेट से परीक्षा ली गई, लेकिन वक्त पर कॉपी ले ली गई। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या इसे मैल प्रैक्टिस नहीं माने? क्या इसे एक डिजाइन के तहत ना माने? वो शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बैठे हुए, और आप जाकर के इस प्रकार लाठीचार्ज कर रहे हैं जैसे सरहद पर वो दुश्मन नहीं है आपके। मतलब मैं तो इस देश को इतना बदलता देख रहा हूं। यहां शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना, अगर आज की डेट में इमरजेंसी में जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, स्वीकार करेगा ये निजाम? और बिहार के बारे में लगातार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, सरकार चला कौन रहा है? क्या बीजेपी ने प्रॉक्सी तरीके से वहां कंट्रोल कर लिया है अधिकारियों के माध्यम से, दैट टू सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से, जिनके लिए बर्बर लाठीचार्ज एसओपी का हिस्सा हो गया है? मैं समझता हूं थोड़ा सावधानी से सरकार को इन संवेदनशील मुद्दों पर, छात्रों की मांग पर विचार करिए और इस प्रकार की हरकतों से बाज आइए, नहीं तो ये ठंडा नहीं होने जा रहा अगर आप गलतफहमी में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आपने जिस किस्म की घोषणा की है उसके उलट वहां के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पर उत्तर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। आप बिना किसी योजना के महिलाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। आप पार्टी ने जिस तरह की घोषणा की है उसके उलट वहां के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पे उन्होंने इस तरह का जो है प्रश्न का उत्तर दिया है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई योजना नहीं है। बिना किसी योजना के निराधार इस तरह से महिलाओं को भ्रमित करने का काम जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। और पिछले 10 साल में उठा करके देखें तो दिल्ली के लोगों को ठगने के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। लोगों को झूठे भुलावे देना, झांसे देना और बाद में उन सबसे मुकर जाना। और जो है, जो सरकार पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर बनी थी, उसके आधे से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार के केसेस में जेल में है। ऐसी पार्टी से अब दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो गया और वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाले हैं। दुनिया के कई हिस्से आज युद्ध की आग में जल रहे हैं। इसी बीच एक और नए जंग की आहट सुनाई देने लगी है, जिसकी पिछले कई दिनों से चिंगारी भड़क रही थी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और तालिबान की, जहां इस वक्त तनाव अपने चरम पर है और युद्ध के हालात बन गए हैं। इन दोनों देशों के बीच स्थिति तब बिगड़ गई जब मंगलवार को पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान के इस हमले में कुल 46 लोगों की मौत हुई है,
जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों की जान गई। इसके बाद अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दी है। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। पाकिस्तान और तालिबान आए दिन एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की ओर से उसके दूत ने मंगलवार को तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ बातचीत की थी। हालांकि इस बातचीत के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंपते हुए मंगलवार की रात को ही अफगानिस्तान के बरमल जिले में एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में कई मकान ध्वस्त हुए और करीब 46 लोगों की जान चली गई। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा है कि हमले में मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से 4 इलाकों में हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद तालिबान ने अब खुलेआम चुनौती दी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को बर्बर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस्लामी अमीरात इस क्रूर कार्रवाई का करारा जवाब देगा। तालिबान अपनी धरती और इलाके की रक्षा करना अपना अधिकार समझता है और हम इसका बदला जरूर लेंगे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।